हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना न्यू वांगसियान एफएफ अनटच्ड हार्ट का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि ये एफएफ आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यह एफएफ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने बाकी के एफएफ भी जल्द ही कंप्लीट कर दूँगी और अब से मैं रेगुलर रहूँगी, तो इस बात से आप लोग परेशान ना हो कि मैंने अभी तक अपने पुराने एफएफ को कंप्लीट नहीं किया है और यह नया एफएफ चालू कर दिया है। तो प्लीज़ इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसे भी अब रेगुलर ही अपडेट करती रहूँगी। और हाँ, एक बात और, मेरे आज तक इस तीनों एफएफ में विंग काफ़ी दुखी पर्सन रहा है और इसमें भी थोड़ा रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। क्योंकि मैंने जब ये एफएफ लिखा था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि विंग का कैरेक्टर बाकी सभी एफएफ के जैसा ही रहेगा, लेकिन अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ और मुझे पता है मेरी ये बात कुछ मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो हमेशा विंग को दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इस एफएफ को चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने कैरेक्टर को चेंज किया तो इस एफएफ की सारी फीलिंग ही ख़त्म हो जाएगी। आप लोग समझते हैं ना कि किसी स्टोरी को लिखने से पहले हम उनके कैरेक्टर, उनकी फीलिंग के बारे में सोचते हैं। तो अगर मैंने ये चेंज किया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस एफएफ को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट एफएफ मैं ज़रूर ऐसा कुछ लिखूँगी जिसमें विंग ज़्यादा दुखी ना हो। ओके, तो चलिए हम अपने इस एफएफ को आज शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तभी एक कार के पीछे से कई कारें उसे हिट करती हुई आ रही थी। सबसे आगे वाली कार जो हिट हो रही थी वो एक पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी और फिर वह देखते ही देखते एक खाई में गिर जाती है। जैसे ही वह कार उस खाई में गिरती है, उसे हिट कर रही सारी कारें अपनी जगह पर रुक जाती हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद उन सभी कारों में से एक कार में जो आगे खड़ी थी, एक पर्सन बाहर निकल कर आता है जिसका चेहरा कवर था, सर पर एक कैप लगी थी। वह अपना मोबाइल निकालता है और किसी से बातें करते हुए कहता है, द वर्क इज़ डन। इसके बाद वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है और उसके बैठने के बाद से उसकी कार स्टार्ट हो जाती है और सभी कारें जो उसके साथ आई थी वह भी वहाँ से निकलकर चली जाती हैं। मगर बारिश अभी भी हो ही रही थी। इस हादसे को हुए करीब 6 महीने बीत गए थे। लैन हॉस्पिटल का एक बहुत ही बड़ा सीरियस वीआईपी रूम, जिसमें 2 लोग बैठे थे और एक पर्सन बेड पर लेटा हुआ था, वह इंजर्ड था। तभी उन लोगों में से एक पर्सन उठता है और वो कहता है, मिस्टर लैन कुरैन, आपको इस बात का हल जल्द से जल्द निकालना होगा, नहीं तो लैन कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसकी भरपाई हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे और अगर हमारे शेयर्स गिरने लगेंगे तो पूरे चाइना में मंदी सी छा सकती है और ना जाने कितने लोगों की जॉब चली जाएगी। इस पर लैन कुरैन कहते हैं, मिस्टर मू, हम क्या करें? आपको पता है ना, जब से हमारा सिचैन लापता हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे ढूंढें उसे। और मेरा दूसरा नेफ्यू लैंस का सेकेंड हायर, जो ओमेगा होने के बावजूद नंबर 1 बिजनेसमैन का खिताब अपने पास रख लिया था, आज उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वह खुद को भी नहीं संभाल सकता है। आज उसकी हालत 7 साल के बच्चे की तरह हो गई है। मेरा नेफ्यू, जिसके कोल्ड ऑरा से कोई भी डर जाता था, आज वह लोगों को ही देखकर डर जाता है, डर कर भाग जाता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इस पर मिस्टर मू कहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मिस्टर कुरैन। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। लैन कुरैन, जिन्हें बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, उन्होंने कहा, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। मिस्टर मू आगे कहते हैं, आप वांग जी की मैरिज करा दीजिए।
मैरिज के 1 साल बाद उसका हस्बैंड अपने आप वांग जी का पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेगा। तब तक हम उसके नाम से कंपनी को चला सकेंगे जब तक वांग जी ठीक नहीं हो जाता है। लैन कुरैन इस पर कहते हैं, मगर पता है ना, वांग जी कभी मैरिज नहीं करना चाहता था और ये बातें सब जानते हैं। वांग जी के कोल्ड नेचर के बारे में सब जानते हैं। कोई इससे मैरिज करने को रेडी भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है जब वांग जी ठीक हो जाएगा तो उस शख्स का कितना बुरा हाल कर सकता है जो उससे मैरिज करेगा। कौन खुद को इस डेंजर में डालेगा। इस पर वेन रोहान बोल पड़ता है, कुरैन गगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वांग जी के लिए उसका हस्बैंड ढूंढ सकता हूँ जो वांग जी से मैरिज करे और तब तक वांग जी के कंपनी को चलाए जब तक वांग जी ठीक नहीं हो जाता है। इस पर लैन कुरैन ने कहा, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि वो अल्फ़ा वांग जी को चीट नहीं करेगा? वेन रोहान ने कहा, हम ऐसा अल्फ़ा ढूंढेंगे जो हमारी सारी बातों को मानेगा, क्योंकि हम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे और अगर उसने जरा भी चीट करने की कोशिश की तो उसका वांग जी से तुरंत डिवोर्स करा देंगे और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस्टर मो कहते हैं, ये आइडिया तो अच्छा है, और अगर वांग जी ठीक हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि उसको ठीक होने में लगभग 2 या 3 साल तक का टाइम लग सकता है, तब तक आप भी पूरी तरीके से ठीक ही हो जाएंगे, तो हम मैरिज करा सकते हैं और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर वो पर्सन अपनी बात से मुकरता भी है तो भी हम उसे संभाल लेंगे। मगर ऐसा पर्सन मिलेगा कहाँ, क्योंकि अगर किसी बिजनेस फैमिली का पर्सन होगा तो ज़रूर हमारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करें। और अगर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा तो भी हमारे राइवल्स इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे खिलाफ। इसलिए हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके आगे पीछे कोई ना हो और उसकी फैमिली बैकग्राउंड का भी कोई पता ना लगा पाए। मिस्टर लैन कुरैन, जो मुश्किल से ही अपनी बात को कह पा रहे थे, एक आह भरते हुए कहा, किसी ऑर्फन को ही हम मैरिज के लिए कह सकते हैं। इस पर वेन रोहान ने एक दबी हुई आवाज़ में कहा, ब्रदर, अगर आप सहमत हो तो मैं वांग जी के लिए एक पर्सन से आपको मिलवा सकता हूँ जो ऑर्फन है मगर दिखने में किसी प्रिंस की तरह ही लगता है, और वह एक नाइट क्लब में काम करता था जब मैं उससे मिला था। ज़्यादातर वो मास्क वेयर करता है, इसलिए उसे बहुत कम लोग ही पहचानते हैं। इस पर लैन कुरैन ने पूछा, वो मास्क वेयर क्यों करता है, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? इस पर वेन रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बार में काम करना नहीं पसंद है, मगर उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वह अनएजुकेटेड है, तो मजबूरी में उसे बार में काम करना पड़ रहा था। लास्ट मंथ मैं उसी बार में एक मीटिंग के लिए गया था, तभी मेरी मुलाकात उससे हुई थी। वह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लगा था, इसलिए मैंने मैनेजर से उसके बारे में पता किया था। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? और अगर आप चाहें तो उसके बारे में खुद ही इंक्वायरी करवा सकते हैं। मैं उसका पता बता देता हूँ। इसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर लैन कुरैन ने कहा, वेन रोहान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर यह बात कंपनी और वांग जी की है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वेन रोहान ने कहा, मैं समझता हूँ ब्रदर। कुरैन ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है मेरा भाई मेरी बात को कहे बगैर समझ लेता है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे भाई हो। इसके बाद तुरंत ही वह मिस्टर मो की तरफ देखता है और कहता है, मो, तुम उसके बारे में पता लगाओ, फिर मुझे इन्फॉर्म करो, मगर यह काम जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लो। मिस्टर मो ने कहा, श्योर, मैं आज ही अपने सेक्रेटरी को कहकर ये काम पूरा करवा लेता हूँ और कल तक मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद ही मिस्टर मो वहाँ से चले जाते हैं। वेन रोहान अभी तक वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर के बाद वह भी लैन कुरैन को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। वेन रोहान के जाने के बाद लैन कुरैन अपनी आंखें बंद करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उन्हें हॉस्पिटल का वो सीन याद आ जाता है जब वांग जी को आईसीयू में रखा गया था। वो अपने ऑफिस में थे और उन्हें वहीं पता चला था कि उनके दोनों नेफ्यू कार की ब्रेक फेल होने के कारण कार समेत खाई में गिर गए हैं। इस बात का पता चलते ही वह तुरंत रात में ही खाई में स्पेशल फोर्स लगवाकर उनके सर्च करवाना शुरू कर दिया था। वहाँ लैन सिचैन तो नहीं मिले थे, मगर वांग जी एक जगह पर बेहोश पड़ा मिला था। उसके सर पर काफ़ी चोटें आई थी। लैन कुरैन ने जब वांग जी को इस हाल में देखा था
तो वह खुद ही वहाँ लड़खड़ा कर गिर गए थे, जिनसे उन्हें भी चोट आ गई थी और उनके बैक में काफ़ी चोटें लग गई थी। उनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। वांग जी, कुरैन दोनों को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां कुरैन को वांग जी के साथ ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वांग जी 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मगर कुरैन को अभी डिस्चार्ज नहीं मिला था। उनके बैक की चोट काफ़ी गहरी थी, जिसे ठीक होने में करीब 6 माह लग सकते थे। क्योंकि उनको एक रेयर डिजीज़ था, जिसमें किसी भी इंजरी को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वांग जी को डिस्चार्ज मिल गया था। अब उसे कुरैन के सामने लाया जाता है, तो उसे देखकर कुरैन शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वह उन्हें पहचान तो रहा था, मगर उस तरीके का बिहेव कर रहा था जैसे कि वो 7 साल का बच्चा हो। कुरैन ने जब ये देखा तो वह बहुत दुखी हो गया था वांग जी की हालत देखकर। वांग जी जो एक ओमेगा था, मगर पूरे लैन एम्पायर को संभाल रहा था, वहीं सिचेन जो एक अल्फा थे, मगर वह शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और इस समय तक वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में शुमार थे। ये याद करते ही कुरैन की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क गई थीं। अब एक डार्क रूम में चलते हैं। एक डार्क रूम जिसमें एक पर्सन को लाया गया था। उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, उसके हाथ बंधे थे, उसे एक चेयर पर बैठाया गया था। उस रूम का डोर ओपन होता है और उस डोर के ओपन होने के साथ ही उस रूम में रोशनी फैल जाती है। वहाँ से वेन रोहान अपने 2 बेटों वेन चाओ और वेन जूलियो के साथ एंट्री करता है और उस पर्सन के सामने वाले चेयर के पास जाकर बैठ जाता है और उसके दोनों बेटे उसके दोनों तरफ खड़े हो गए थे। वो दोनों ही अल्फा थे। तभी वेन चाओ ने जाकर सामने वाले पर्सन के मुंह पर लगा वो टेप हटा दिया। सामने वाला पर्सन जो एक अल्फा था जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ ऐसे लाने की? उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर वेन रोहान ने कहा, रिलैक्स मिस्टर विवुसियान, रिलैक्स। अब विवुसियान का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, जो कहना है जल्दी कहो। वेन रोहान ने कहा, ओके तो चलो हम अपनी बातें शुरू करते हैं। तुम्हें मैरिज करनी होगी विवुसियान। विवुसियान चौंक गया, मैरिज? कैसी मैरिज? वेन रोहान ने कहा, हाँ तुम्हें मैरिज करनी होगी, और कुछ भी बोलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी बात को काटे। वेन रोहान ने अपने गुस्से भरी आवाज़ में विवुसियान को धमकी दी थी। विवुसियान उसकी और अपनी हालत देखकर शांत ही रहना अच्छा समझता है। वेन रोहान ने कहा, तुम्हारी हालत मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना डिग्री और ना पैसा, सिवाय तुम्हारी बॉडी की, जो तुम अपनी उस ऑर्फेन के लोगों के लिए सेल भी करते रहते हो। वेन रोहान की बात सुनकर विवुसियान ने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए वेन रोहान को घूरने लगा। उसने कहा, आप ये कैसे जानते हैं? वेन रोहान ने कहा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कैसे जानता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं क्या जानता हूँ। तुम दिन रात बहुत मेहनत करते हो, छोटे मोटे काम करते ही रहते हो, यहाँ तक कि तुम एक अच्छे फाइटर भी हो, मगर क्या फ़ायदा इसका जब तुम्हें अपने ऑर्फन के साथियों के लिए अपनी बॉडी सेल करनी पड़ती है। मानता हूँ कि तुम ये काम तभी करते हो जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, मगर करते तो हो ना। ये बात अलग है कि तुम खुद की पहचान हाइड रखते हो जब हाई सोसाइटी की ओमेगाओं के बेड फार्मर बनते हो। काफ़ी पॉपुलर हो ओमेगास के बीच में, और मुझे ये भी पता है कि कई अल्फाज भी तुम्हारे लिए बेचैन हैं। तुम चाहते क्या हो? विवुसियान ने गुस्से से पूछा। वेन रोहान ने कहा, घबराओ मत, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम 28 इयर्स अल्फ़ा हो और मैं बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह कहने के साथ ही वेन रोहान की आवाज़ और भी गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हें मैरिज करनी होगी 25 इयर्स ब्यूटीफुल ओमेगा लान वांगजी से, जो लैन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सेकेंड हायर है। लेंस का नाम तो तुमने सुना भी नहीं होगा ना। वो ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत, और 1 महीने पहले तक वह टॉप बिजनेसमैन का खिताब रखता था और एक पावरफुल, स्मार्ट, कनिंग, इंटेलिजेंट और भी बहुत कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर समेटे हुए था।
जिसे गिनाया भी नहीं जा सकता है। लोग उसका सामना करने से डरते थे। उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू यह भी है कि वह इन सब के बावजूद एक अनटच्ड प्योर ओमेगा है। ये कितना फनी और हैरानी भरी बात है ना। वो जितना प्योर ओमेगा है तुम उतने ही डर्टी अल्फा। यह कहने के साथ ही वेन चाओ हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। तभी वह चुप हो गया। उसने कहा, एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से वो स्मार्ट इंटेलिजेंट माइंड अब एक 7 इयर्स बच्चे के माइंड में बदल गया है। अब वह शरीर से भले ही 25 ईयर ब्यूटीफुल ओमेगा हो, मगर माइंड से 7 साल का बच्चा बन गया है। तो तुम्हें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यह मैरिज बस 1 साल तक के लिए होगी। बीबूसियान ने अपनी सीरियस आवाज़ में कहा, अगर मैं इसे करने से मना कर दूं तो? वेन रोहान ने कहा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है मिस्टर बीबूसियान, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हारे उन ऑर्फेन के साथियों को भुगतना पड़ेगा जिसके लिए तुम खुद को भी सेल कर सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि जिस वेंचिंग को तुम डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हो वह किसी माफिया की स्लेव बन जाए और तुम्हारा ओमेगा क्यूट सा फ्रेंड न्यूसैन रोज़ रात को अलग अलग अल्फाज के नीचे पड़ा रहे? और वो बीबूसियान ने कहा, चुप करो तुम। वेन रोहान ने कहा, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी तो कुछ और लोगों के नाम गिनाने थे। कुछ लोग ही क्यों, वो पूरा ऑर्फनेज ही तबाह हो जाए तब? बीबूसियान घबरा गया। उसने कहा, क्या करना होगा करूँगा, जो तुम कहोगे करूँगा, मगर मेरे लोगों को हर्ट मत करो प्लीज़। वेन रोहान ने कहा, मुझे तो बस तुमसे मतलब है, बस तुमसे। तुम मेरी बात मान लो, मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। और एक बात, तुम चाहो तो उस ओमेगा के साथ मस्ती भी कर सकते हो और इसके साथ तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने में तुम अपने सारी जिम्मेदारियों को 1 साल के अंदर पूरे कर सकते हो, जो खुद ही तुमने पाल रखी है। तो बताओ, कर रहे हो ना मैरिज बीबूसियान? बीबूसियान ने घूरते हुए कहा, आपने दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही कहाँ है। वेन रोहान ने कहा, दैट्स गुड, मगर एक बात याद रखना, ये सारी बातें तुम्हें खुद तक ही सीमित रखनी पड़ेंगी। भूल जाना कि मैंने तुम्हें इस मैरिज के लिए मजबूर किया है। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को भी नहीं। अगर पता है ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो तुम अच्छे से समझ रहे हो ना। मुझे समझाने की अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीबूसियान ने कहा, मैरिज कब करनी है? वेन रोहान ने कहा, मैसेज मिल जाएगा तुम्हें। और फिर अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाओ यहाँ से। वेन रोहान के इतना कहते ही 2 गार्ड आते हैं और बीबूसियान की आंख पर फिर पट्टी बांधकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरे दिन मिस्टर मो कुरैन के पास आते हैं और कहते हैं, हमने पता कर लिया है, वह एक सीधा सरल इंसान है जो ऑर्फनेज में रहता है, होटल और बार में वेटर्स का काम करता है, मगर वो हमेशा मास्क वेयर किया रहता है। उसके ऑर्फनेज के लोगों के अलावा कोई भी उसे नहीं जानता है। ये उसकी पिक्चर है। यह कहते हुए मिस्टर मो कुरैन को विंग की पिक्चर दिखाते हैं। कुरैन ने कहा, ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मैरिज मजबूरी है। वांग जी को ठीक होते ही मुझे पता है वह उससे तलाक भी ले लेगा, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता है। रात तक मैरिज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर उसे लैन मैंसन में ले जाकर पहुंचा दो। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। मिस्टर मो ने ओके कहा और वहाँ से चले गए। शाम को विंग के ऑर्फनेज में एक ब्लैक लग्जूरियस कार आकर रुकती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकल कर आता है जिसके हाथ में एक पेपर था। बीबूसियान जिसे मैसेज मिल चुका था वह बाहर आता है। वह पर्सन बीबूसियान से उस पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है। बीबूसियान उस पर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद वह पर्सन कहता है कि अब आपको लैन मैंसन चलना होगा। बीबूसियान कहता है, अभी? वह पर्सन कहता है, हाँ। बीबूसियान कहता है, ओके, मैं अपना सामान लेकर आ रहा हूँ। विंग अंदर जाता है। वह अपने रूम में एक बैग में अपने कपड़े को भरने लगता है। वेंचिंग, न्यूसैन और वेनिंग भी वहीं खड़े थे। वेंचिंग पूछती है, कहाँ जा रहे हो? बीबूसियान कहता है, कहीं जा रहा हूँ, मगर अभी नहीं बता सकता हूँ। समय मिलते ही मैं यहाँ आऊँगा और तुम सबको अपनी सारी बातें बताऊँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीजे, आप मुझे कॉल करते रहिएगा, मैं भी करूँगा।
वैसे भी मैं इसी शहर के लैन मैंसन में हूँ। वेनचिंग ने कहा, लैन मैंसन? मगर वो तो, विंग ने कहा, सीजे मैं समझता हूँ काफ़ी सवाल होंगे आपके मन में, मगर मैं अभी उन सब का जवाब नहीं दे सकता हूँ। जल्द ही मिलके मैं आपको सब बता दूंगा। प्लीज़ अभी मुझे जाने दीजिए, मैं चलता हूँ। वह लेट नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसके लेट करने से वो पर्सन उसके ऑर्फनेज को तबाह ना कर दे। वह अपना बैग लेकर बाहर चला आया और उस आदमी ने कहा, चलो। अब विभूषियान उस कार में उसके साथ बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर खुद के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मगर आज मुझे एक रिश्ता मिलने वाला है और वह है हस्बैंड का, और ऐसे पर्सन के साथ जो बॉडी से मैच्योर होगा और माइंड से बेबी, और उस रिश्ते की लाइफ 1 साल। ओह गॉड, क्या गॉड को मजाक करने के लिए मैं ही मिला रहता हूँ। तभी उसकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने रुक जाती है। उसे कार के बाहर लेकर आया जाता है। बाहर आने के बाद ही विभूषियान उस मेंशन को बड़े आश्चर्य के साथ देखता है, जो रात में भी जगमगा रही थी। और यह देख विभूषियान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने कहा, क्या मैं इतने बड़े मेंशन में रहने जा रहा हूँ? गार्ड जो उसके साथ खड़ा था उसने कुछ भी नहीं बोला और कहा, अंदर चलो। विभूषियान अंदर चला आया। अंदर आने के बाद उसने देखा मेंशन अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वह मेंशन को देखने में ही खो गया था। तभी उसका ध्यान भंग होता है। वेलकम मिस्टर विभूषियान। यह आवाज़ सुनकर विभूषियान कांप गया था। उसने उस आवाज़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जो खुशी अभी थोड़ी देर पहले झलक रही थी वह खत्म सी हो गई थी। यह वही शख्स था जिसने विंग को किडनैप किया था। उसने कहा, मिस्टर विभूषियान, आज से आप हमारे सन इन लॉ हैं, और ये है मिस्टर मो, और मैं वेन रोहान, आपका अंकल। विभूषियान ने जब उसके मुंह से ये सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, मगर उसने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। वेन रोहान ने आगे कहा, ये मिस्टर मो है और हम दोनों ही वांग जी के अंकल हैं। विभूषियान ने उन्हें बो किया। मिस्टर मो ने कहा, लैन फैमिली में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वांग जी का बहुत अच्छे से केयर करेंगे। विभूषियान ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपको निराश ना करूं। विभूषियान इस समय यही दिखा रहा था कि वह बहुत सीरियस है अपने हस्बैंड को लेकर। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, अंकल मो। ये अंकल कौन है? विभूषियान का ध्यान उस आवाज़ की तरफ चला गया। उसे देखते ही विभूषियान अपनी जगह फ्रीज हो गया। मिस्टर मो ने कहा, ये तुम्हारे हस्बैंड हैं, जाओ उन्हें ग्रीट करो। वांगजी एक अच्छे बच्चे की तरह विभूषियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे 90 डिग्री बो करता है और कहता है, हस्बैंड आप कैसे हो? विभूषियान ने जब अपने लिए हस्बैंड शब्द सुना तो अपनी जगह जो अब तक फ्रीज खड़ा था होश में आया और वांगजी को देखने लगा। वह खुद में बड़बड़ाया, ये है वांगजी, मैंने बहुत सारे ओमेगास देखे हैं मगर इसके जैसा बिल्कुल नहीं। ये एंजल है, हाँ ये ज़रूर एक एंजल है। क्या मैं इतना लकी हूँ कि इस ओमेगा का हस्बैंड मैं हूँ? ओके फ्रेंड्स, मेरी आज की फैन फिक्सन वाली ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपडेट करूँगी। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। हाँ, मैं उनका आंसर नहीं दे पा रही थी लेकिन मैं अब ज़रूर दूँगी। और हाँ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।